हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेक्टेमी में। और आज हम क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का 9th लेक्चर करेंगे, जिसमें मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 8th लेक्चर में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और 7th लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें मैंने दोनों तरीके से आपके मोशन को इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का तरीका बताया है, मतलब बाय द ग्राफिकल मेथड एंड बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ भी हम दोनों तरीकों से अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने वही ग्राफ कंसीडर किया है जो मैंने पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 8 में मैंने आपके लिए बनाया हुआ था। ठीक है, मैं इसमें के कुछ फैक्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, और मैंने किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और कुछ समय बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ से अगर हम चाहें तो अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखना है कि सेकेंड इक्वेशन की तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी किस पे बेस्ड है, डिस्प्लेसमेंट बेस्ड है। और अगर कोई मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट बेस्ड हो तो यू बेटर नो कि मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो चलिए यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है। ओके, देखिए, और ट्रेपेजियम का नाम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, ओ ए वी डी। ठीक, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी। ठीक, सो अगर हम चाहें तो एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से होंगे, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है पहले की तरह ही, यानी कि हाफ इंटू इन द ब्रैकेट ओ ए प्लस ए डी। ठीक, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो यही है, यानी कि ओ डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू ओ डी। ठीक है, चलिए, अच्छा अब आपको पता है कि एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू व्हाट इज ओ ए, ओ इज यू, व्हाट इज बी डी, बी डी इज वी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो ओ ए है वो क्या है, यू है, और ये जो बी डी है ये क्या है, ये वी है। ठीक, एंड व्हाट इज ओ डी, ओ डी इज द टाइम टेकन। ठीक, अच्छा क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको मैंने कर दिया v प्लस यू, एंड इंटू व्हाट इज टी। हमें पता है ना कि टी की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, इसके लिए मैंने आपके लिए मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मैंने इस टी के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, v माइनस यू बाई ए। तो अगर आप इसे और फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू 1/t इंटू, अब आप जरा ये देखिए, ये है v प्लस यू, ये है v माइनस यू। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक फार्मूला, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। इट मीन्स कि अगर हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, हो गया। अच्छा अब इसे और फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये जो आपको 2 और ए दिखाई दे रहा है, आप इसे इधर ट्रांसपोज कर दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, और फर्दर अगर हम चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और जो ये आपके सामने एक्सप्रेशन निकल के आया है, ये इसी को कहते हैं न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, जैसा हमने पहले पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड है, बस थोड़ा सा मैंने आगे जाके कुछ चीज़ों को चेंज किया है, तो हमें न्यूटन का जो तीसरा इक्वेशन है वो मिल गया है। ओके, तो ये था बाई ग्राफिकल मेथड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूटन्स का जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हम इसे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट मेथड से करने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करके बता दे रहा हूँ एक सिंपल तरीके से, जिससे आपको करने में ईजी होगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा इससे। ठीक है, तो देखिए
अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना हुआ, डायरेक्ट मेथड, तो आप बिल्कुल वही तरीका अपनाएँगे जो आपने पिछले लेक्चर में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए अपनाया था। जैसे मैं आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले कंसीडर किया था कि व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी? इट इज़ v प्लस u बाई 2, ठीक है? और मैंने एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला लिया हुआ था कि एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ओके? अगर हम चाहें तो अगर हम दोनों ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये, अगर मैं इनको कंपेयर करूँ, तो चूँकि एलएचएस एलएचएस के बराबर है, तो आरएचएस भी आरएचएस के बराबर था। इट मीन्स कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि दैट इज़ एस बाई टी इज़ इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2, ओके? अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इसे ये भी लिख सकता हूँ, एस बराबर में वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ओके? अगर आप ध्यान से नोटिस करो, अगर आप ध्यान से समझो, तो ये जो अभी एक्सप्रेशन आया है, ये वाला, और जो मैंने इससे कुछ देर पहले जब ग्राफिकल मेथड से मैंने डिराइव किया था, तो ये वाला एक इक्वेशन आया था, देखिए। क्या ये दोनों सेम नहीं है? तो क्या इसके बाद का जो भी प्रोसेस है, क्या इसमें अप्लाई नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलूँ, तो आप यहाँ से शुरू करें पूरा, ठीक है? ये यहाँ तक, ठीक? और मैं इसको अगर कॉपी करके आपके लिए यहाँ पेस्ट कर दूँ, तो सेम टू सेम एक्सप्रेशन नहीं हो जाएगा, देखिए। अब आप मैच करो, क्या ये वही चीज़ नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए ये सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल पहले की तरह ही होता है। देखिए, स्टार्टिंग के बस कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, आफ्टरवर्ड्स सारे जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल लगभग सेम हो जाते हैं, ठीक? तो ओवरऑल इस लेक्चर में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक? अब मैं आपको इसी लेक्चर में जस्ट टू रिकॉल यू एवरीथिंग, मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको सारी इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार यहाँ पे लिख के समझा दे रहा हूँ कि ये क्या होता है और इससे हम कौन-कौन सी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पहला इक्वेशन था, दैट वाज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है v इज़ इक्वल टू u प्लस at, ठीक है? v इज़ इक्वल टू u प्लस at, ठीक? अच्छा, इस इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन और व्हाटएवर जो भी होता है, हम उसे ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी एक वर्ड मिसिंग हो तो हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो वो पूछ रहा है न्यूमेरिकल में, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये था s इज़ इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यानी कि ये जो आपका फ़ॉर्मूला है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे बेहतरीन फ़ॉर्मूला है। इससे हम आसानी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन वगैरह दिए हों, ठीक? अब देखते हैं तीसरा, जो थर्ड है, ये जो तीसरा नंबर है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी कुछ देर पहले इसी लेक्चर में डिराइव किया था और ये था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये था v स्क्वायर इज़ इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? आप इस एक्सप्रेशन से भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो सेकंड इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट ही मेन रोल प्ले करता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट ही हम कैलकुलेट करते हैं। आपने ग्राफिकल मेथड से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल के देखा होगा इस केस में, ठीक? बट दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास टाइम हो एंड इनिशियल वेलोसिटी हो, तो उस केस में आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। जबकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके लिए आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन हो, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक? तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एज़ पर नीड यूज़ होती है और मैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 7th लेक्चर में ही बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा ही जाता है मोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि हम मोशन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो समझते हैं, बट उसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो मैथमेटिकल अप्रोच है, उसको समझने के लिए हमें न्यूटन्स के इक्वेशन को समझना पड़ता है। क्योंकि न्यूटन्स के तीनों इक्वेशन किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ने जो भी फिजिकल एक्टिविटी की है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, ठीक? आप इसे इस पूरे लेक्चर की सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें जिससे सभी बच्चों तक ये लेक्चर की नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में जो हमारा 10th लेक्चर होगा, 9th का जो 10th सीरीज़ है, जो 10th लेक्चर है और
अच्छी बात ये है कि ये हमारी सीरीज का इस चैप्टर का लास्ट वाला लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।